नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल डीडीसी लाइव में। मैं प्रभात त्रिपाठी आप सबके लिए यूपी टेट जूनियर 2022 के साइंस के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इसमें पहली क्लास जिसमें बायो के सारे क्वेश्चन अनुपमा मैडम ने कवर किया था, इस क्लास में हम लोग फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर ध्यान दें आप लोग तो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत होती है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिक है। नंबर ऑफ एटम की संख्या मैक्सिमम आपको इस क्वेश्चन में बतानी है। तो अगर आप ऑप्शन पे ध्यान दें तो सबसे पहले लिखा हुआ है मेथेन की 16 ग्राम है। तो अगर आप नंबर ऑफ एटम्स की बात करें, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये संख्या क्या होती है, आप लिखते हो मास जो ग्राम में होना चाहिए और अपान में आप मोलर मास लिखते हो, मोलर मास। ठीक है, मोलर मास क्या होता है, जो भी एटम्स हैं उनकी मास का सम, है ना। अगर सबसे पहले ऑप्शन की बात करें मेथेन का, तो मेथेन का अगर नंबर ऑफ एटम हम लोग देखें तो आप मास लिखोगे, मास तो ऑलरेडी 16 ग्राम लिखा हुआ है आपको। और यदि मोलर मास की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6 होता है, मास कितना हो जाएगा 12। वहीं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास भी 1 होता है, 4 मॉलिक्यूल हैं, H4 लिखा हुआ है, तो 4 इंटू 1 कर देंगे तो फाइनली आप देखोगे 16 अपान में 4 और 12 16 हो गए, 16 से 16 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। यानी नंबर ऑफ एटम इन मेथेन कितना होना है, 1 होना है। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें अगर, तो नेक्स्ट CO2 लिखा हुआ है, CO2 का अगेन 16 ग्राम ही है, तो 16 तो ऊपर रखेंगे मास की जगह पे। मोलर मास की बात करें तो अगेन कार्बन का अभी हमने बताया 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, और अगर मास की बात करोगे तो 8 का डबल 16, 2 मॉलिक्यूल हैं तो आप कहोगे 12 तो कार्बन का हो गया और 16 ऑक्सीजन का, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 का मल्टीप्लाई, यानी कि टोटल देखें तो 16 बटे में 16 दूना 32 और 12 कितना हो जाएगा भाई, 44 हो जाएगा। इसकी वैल्यू देखो 16 अपान में 44 है, इसकी वैल्यू लेस देन 1 आएगी, बस हम इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहे हैं। न्यूमरेटर की वैल्यू अगर डिनोमिनेटर से कम होती है या डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा होता है, हर अंश से ज्यादा होता है, तो उस केस में इसकी वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1 होती है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का हमें मालूम है 16 मास, और मोलर मास करें तो अभी ऑक्सीजन का बताया गया 16 मास होता है, 2 हैं तो 16 दुना की कितना हो जाएगा भाई, 32 हो जाएगा। 16 दुना के 32 यानी 16 अपान में 32, और अगेन अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है तो इट मींस ये वैल्यू क्या होनी है, लेस देन 1 होनी है। क्यों लेस देन 1 लिख रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। N2 की बात करें अगर, तो अगेन मास तो टोटल 16 ग्राम में लिखा हुआ है। एटॉमिक नंबर की बात करें तो 7 एटॉमिक नंबर होता है, मास जो होता है 14 होता है, तो 14 का डबल करना होगा, यानी 16 अपान में अगेन आप लिखोगे 14 दूनी कितना होता है भाई, 28 होता है। अगेन आप देख रहे हो ये वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है, क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से ज्यादा है। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है। ग्रेटर देन कौन है या इक्वल टू 1 कौन है, ये, यानी ये 1 है और बाकी सारे 1 से छोटे हैं। इट मींस मैक्सिमम एटम की संख्या किस में होगी, तो आप कहोगे मेथेन में होगी। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु M, एल्कली मतलब अम्ल लिखा हुआ है, थोड़ा सा मिस्टेक सुधारेंगे, अम्ल एसिड। तो एक धातु M है जो अम्ल से क्रिया करने पे हाइड्रोजन मुक्त नहीं करता। तो याद रखें, एसिड
डाइल्यूटेड एसिड H2SO4 और HNO3 के साथ कौन रिएक्शन नहीं करते हैं? तो कॉपर, Hg और सिल्वर, ये डाइल्यूटेड एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन दिया है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पे काला रंग का यौगिक देता है। तो आप एक रिएक्शन याद रखो कि ये कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पे कॉपर ऑक्साइड बनाता है जो ब्लैक कलर का होता है, और यही ब्लैक कलर CuO हाइड्रोजन से रिएक्ट करने पे अगेन कॉपर अपने पुराने रंग यानी कि ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने पे कौन काला कर देगा? आप कहोगे Cu देगा, कॉपर देगा, है ना। ये जो है क्लास 10th के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हो तो ये आसानी से आपको मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में मिल जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अगर, तो एथिलीन और एसिटिलीन की प्रयोगशाला में किसके द्वारा विभेद किया जाता है ना। ठीक है, डिफ्रेंशिएट किया जाता है, ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा टॉलिन अभिकर्मक, है ना। क्या होता है टॉलिन अभिकर्मक? सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का मिश्रण होता है। सिल्वर नाइट्रेट और अमोनिया का मिश्रण होता है टॉलिन अभिकर्मक, और इसका प्रयोग जो है एथिलीन और एसिटिलीन को डिफरेंशिएट करने में, डिस्टिंग्विश करने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो निम्न में से किस यौगिक में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण संख्या +2 है? तो अगर आपको थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो तो आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी कंपाउंड में अगर सारे ऑक्सीकरण संख्या का सम देखा जाए तो 0 होता है। अगर NaO2 देखा जाए, NaO2 देखा जाए तो आपको अच्छे से मालूम है सोडियम का ऑक्सीकरण संख्या 1 होता है। ऑक्सीजन का अगर हम x मान लें तो 2 × x, और ये वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 0 को आएगी। टोटल कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या का सम कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब यहां से x की वैल्यू अगर निकालोगे तो 1 इधर आ जाएगा, -1/2 आएगा, जो कि नहीं है, +2 आना चाहिए। वहीं Na2O की बात करें तो अगेन आप कहोगे सोडियम का तो +1 होता है, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 का मल्टीप्लाई +x इक्वल टू कितना? 0, या x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -2 आ जाएगी। लेकिन यहां पे हमें +2 लाना है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। वहीं तीसरा अगर कंपाउंड देखें NaO3, तो अगर इसकी बात करें तो सोडियम का तो 1 है, ऑक्सीजन का कितना है? मान लिया x, तो आप कहोगे ये वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू -1/3 होगी। यानी इस पूरे से निष्कर्ष यही निकल रहा है कि नेक्स्ट हमारा डी वाला ही आंसर होना चाहिए। और वो कैसे? तो आपको मालूम है फ्लोरीन का कितना होता है भाई? तो -1 होता है, 2 मॉलिक्यूल हैं तो 2 का मल्टीप्लाई करेंगे और ये वैल्यू 0 के बराबर होनी चाहिए, या x की वैल्यू क्या आ जाएगी? +2 आ जाएगी। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये बातें आपको क्लियर होंगी, समझ में आ रही होंगी, है ना। तो इसका सही आंसर जो है डी पार्ट होगा, क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 10 मीटर लंबाई के ध्वनि तरंगों में 20 संपीड़न और 20 विरलन है ना। तरंग का तरंग दैर्ध्य कितना है? तो भाई 20 संपीड़न और 20 विरलन, टोटल की लंबाई 10 मीटर दी हुई है। आपको ये मालूम होना चाहिए 20 संपीड़न और 20 विरलन मिल के कितनी बनाएंगी? 20 तरंगे बनाएंगी, 20 वेव बनाएंगे, 20 वेव बनाएंगे। इट मीन्स इसका मतलब ये है कि 20 वेव का लेंथ जो है कितना है? 10 मीटर है, या आप कहोगे 1000 सेंटीमीटर है। यानी 20 वेव टोटल मिलके कितने हैं? 1000 सेंटीमीटर के बराबर हैं। तो एक वेव कितने के बराबर हो जाएगा भाई? आप कहोगे एक वेव हो जाएगा 1000/20, यानी कि 50 सेंटीमीटर के बराबर, 50 सेंटीमीटर के बराबर। और 1 वेव ही क्या कहलाएगा? तरंग दैर्ध्य कहलाएगा। यानी लेमडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 50 सेंटीमीटर। एक तरंग का जो लेंथ होता है वही हमारा क्या होता है?
वेवलेंथ कहलाता है, यानी सही आंसर कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है? ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो समझने का पूरी तरह से अच्छी तरह से समझ में आएगा। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जा रहा है, वाटर का क्या लिखा है 3/4, मिस्टेक है 4/3 कर लेंगे, एंड ग्लास का कितना है 3/2 रिस्पेक्टिवली, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। आपसे पूछा गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। अगर फार्मूले की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपान में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होगा। अब इसके सॉल्यूशन की बात करें तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अगर आप ध्यान दो तो 3/2 लिखा हुआ है, वहीं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आपको अच्छे से मालूम होता है, सारे बच्चों को 4/3 1.33 होता है। अगर सॉल्व कर लें तो ये 3/2 मल्टीप्लाई बाई 3/में क्या आ जाएगा 4, 3 3 जा 9/8। सही आंसर की बात करें तो बी पार्ट विल बी द राइट आंसर। ये बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही है? उम्मीद है क्वेश्चन बड़े बेसिक से हैं और 9th-10th का अगर एनसीईआरटी आपने पढ़ी हुई है तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं होंगे। 90% क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम किसके संरक्षण से है, तो आवेश के संरक्षण से है। किरचॉफ का धारा संबंधी नियम ये कहता है कि किसी भी पॉइंट की तरफ आने वाली धाराएं करंट और वहां से जाने वाली धाराओं का एल्जेब्रिक सम जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है। किसी भी पॉइंट पे अगर ये 3 करंट I1 I2 I3 आ रहे हैं और ये 4 और 5 जा रहे हैं, तो आप ये कहते हो I1 प्लस I2 प्लस I3 विल बी इक्वल टू I4 एंड I5। या फिर एल्जेब्रिक सम, इसको इधर कर दें, एल्जेब्रिक सम क्या होता है 0 होता है। आवेश यानी कि चार्ज से ये रिलेटेड नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। बेसिक सवाल, हीट की यूनिट पूछी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P, यदि P, F और A दाब, बल और क्षेत्रफल को प्रदर्शित करते हैं तो इसमें रिलेशन आपको बताना है। आपने अच्छे से पढ़ रखा है, पावर जो होता है फोर्स अपान में एरिया होता है। अगर वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी की बात करें तो प्रेशर और एरिया हमारे क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटी हैं, वही फोर्स हमारा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। यानी इस चीज को अगर ध्यान से देखा जाए तो सी विल बी द राइट आंसर। फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी, वेयर एज प्रेशर एंड एरिया आर स्केलर क्वांटिटी। तो जो हमारे वेक्टर क्वांटिटी होती है उसी पे एरो लगाते हो आप, है ना। यदि 5 सेकंड में, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़े, यदि 5 सेकंड में एक वस्तु का संवेग जो है 10 मीटर से बढ़कर 25 मीटर हो जाए तो इस पर कार्यरत बल आपको बताना है ना। तो न्यूटन का सेकंड नियम आपने पढ़ा था कि द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, है ना। द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। संवेग परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं। इट मीन्स फोर्स में चेंजमेंट आपको देखना होगा, फोर्स में चेंजमेंट कितना हुआ है, सॉरी संवेग मोमेंटम में चेंजमेंट देखना होगा। 10 से बढ़कर 25 हुआ है, यानी चेंज कितने का हुआ, 25 माइनस 10 अर्थात 15 का हुआ। और कितने समय में हुआ, तो 5 सेकेंड में हुआ। तो टाइम आपका 5 लिखा हुआ है। डिवाइड कर दीजिए 25 माइनस 10 15 अपान में 5, 5 3 जा 15, यानी आंसर कितना आ जाएगा 3 न्यूटन आ जाएगा। सही आंसर कौन होगा, ए पार्ट होगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े अगर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खाना बनाने में, है ना, खाना बनाने के बर्तन में अभ्रक का उपयोग होता है। तो अभ्रक का उपयोग इसलिए होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता है, नॉन कंडक्टर होता है। वहीं हीट उष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है, यानी उसे अच्छे से एब्जॉर्ब करता है। तो अगर देखा जाए ऑप्शन की, तो बैड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होगा।
इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ये तो ठीक है। इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ठीक है। इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये गलत है। तो सही आंसर क्या होगा? बी एंड सी, ये दोनों हमारे क्या होंगे? सही आंसर होंगे। उम्मीद है ये बात आपको अच्छे से क्लियर होगी। ऑप्शन पढ़ के समझ में आना चाहिए, दो दो आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़े तो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण, एंगल ऑफ डिप, है ना, एंगल ऑफ डिप कितना होता है भाई? 90 डिग्री होता है। फैक्ट है, अगर आपने पढ़ा हो तो इसे आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें तो प्राकृतिक रबड़ का मोनोमर आपसे पूछा गया है। सही आंसर होगा आइसोप्रीन। अगर इसके आईयूपीएसी नाम की बात करें तो इसका आईयूपीएसी नाम जो है 4 मेथिल ब्यूट 1,3 डाइईन होता है। तो याद रखेंगे, आइसोप्रीन का कई बार आईयूपीएसी नाम भी पूछा गया है। आइसोप्रीन क्या है? मोनोमर है प्राकृतिक रबड़ का, नेचुरल रबड़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बढ़े, सर्वाधिक हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है। तो बॉइलिंग पॉइंट में याद रखे आइसो और नियो से ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होती है स्ट्रेट चैन की। इसका सही आंसर क्या होगा? एन पेंटेन होगा। बाकी में देखें आप, आइसो पेंटेन है, नियो पेंटेन है, आइसो ब्यूटेन है ना। ठीक है, तो ये एन पेंटेन सिंगल चैन वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे? इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी? ज्यादा होगी। अच्छे से आपको मालूम होना चाहिए आइसो और नियो, है ना। आइसो में कार्बन क्या होता है? एटलीस्ट 3 कार्बन से जुड़ा होता है ना। और नियो में कार्बन जो है हमारा अगेन 4 कार्बन से जुड़ा होता है। ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, आइसो नियो। नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड में के अणुओं में पाई इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 2n+2 के फॉर्मेट में होती है। सही आंसर क्या होगा? ए पार्ट होगा। फैक्ट है, फार्मूला है, याद रखेंगे इसे। रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप नाभिक की खोज हुई थी। यानी सही आंसर होगा एटम का नाभिक। रदरफोर्ड के अल्फा स्पेक्ट्रिंग एक्सपेरिमेंट न्यूक्लियस के बारे में बताया गया था। ठीक है, कि एटम्स के नाभिक के अंदर क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन गोल गोल चक्कर लगाते हैं। तो नाभिक की खोज, परमाणु में नाभिक की खोज जो है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन से संबंधित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इमिक्सिबल मिक्सचर, है ना। नॉट पूछा गया है तो एयर होगा। एयर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, दूध हमारा प्रोटीन और वसा का मिक्सचर होता है। धुआं भी हमारा में जो है बिस्मांगी मिश्रण है। और जेली भी हमारा क्या है? फ्रूट्स और चीनी का मिश्रण है। हवा ही है एक ऐसी चीज जिसमें सारी चीजें जो हैं एयर से रिलेटेड गैसियस स्टेट वाली हैं, है ना। तो इस चीज को याद रखेंगे। ये सारे क्वेश्चन थे। हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। वीडियो कैसा लगा? अपने सुझाव कमेंट के माध्यम से जरूर दें। तैयारी करते रहिए, एग्जाम डे बाय डे और पास आता जा रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।